अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहद और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मिस महविश जो कि डीएक्स ग्रुप की डेवलपमेंट मैनेजर हैं और आज हमसे जानेंगे कस्टमर सर्विसेज की कुछ अपडेट्स कि ये होता क्या है और लोग कैसे करते हैं इसे। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा महविश, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं कस्टमर सर्विस के हवाले से, तो उम्मीद है कि आप रेडी होंगी। बिल्कुल मैं रेडी हूँ आपके सारे सवालों के लिए। आई होप कि आपके सारे सवालों के अच्छे से जवाब दे सकूं। सही जवाब देगा क्योंकि हमारी ऑडियंस आजकल काफी कुछ पकड़ लेती है। जी बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश है। ठीक है, तो लिस्ट शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है कि कस्टमर सर्विसेज के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर सर्विसेज होती क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट है? अच्छा फहद, सबसे पहले तो मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात आपको कहूँ कि आपने जो आज का टॉपिक रखा है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। वो क्यों है वो आगे हम बात करते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कि सबसे पहले तो इसकी अप्रिसिएशन और थैंक यू कि आपने ये टॉपिक चुना और आप डीएक्स के प्लेटफॉर्म से लोगों को ये बता रहे हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, जो है आज आपके ऊपर है। जी 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 बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगी, बताऊंगी। हो सकता है कि आपको फिर इसकी इंपॉर्टेंस का भी आइडिया हो कि कस्टमर सर्विसेज आया क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी कंपनी के लिए। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में देना चाहूँ तो इस तरह से दे सकती हूँ कि किसी भी आप समझ लें कार है या कुछ है, तो जितना फ्यूल उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कोई फ्यूल के बगैर वो कार रनिंग कर बिल्कुल ऐसी है। सकती। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कस्टमर सर्विसेज का अच्छा होना किसी भी कंपनी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आया वो क्यों, कि किस वजह से मैं ये इतना बड़ा क्लेम कर रही हूँ, इसलिए कि फहद आप देखेंगे जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे परचेज हमारी जो चीज हमारे प्रोडक्ट को जो एक्चुअली ले रहे होते हैं, वो कोई भी, अभी मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, आई एम नॉट स्पेसिफिक अबाउट द स्टेट एंड आई एम नॉट स्पेसिफिक अबाउट इसी फील्ड के, मैं किसी भी एक जनरल आप की बात कर रही हूँ, प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, उसका खरीदने वाला कौन होता है? वो आपका क्लाइंट ही होता है। तो जब भी आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाओगे, आप क्लाइंट को उसकी अच्छी डिटेल्स बता पाओगे और सिर्फ उसको उस चीज़ को बेच देना ही कमाल नहीं होता, बल्कि उसके बाद उसको हमेशा के लिए अपना क्लाइंट बनाने के लिए उसको कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड आपको करनी होती है, तब वो आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनता है। और यही किसी कंपनी की जीत होती है, उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का यही राज होता है कि वो कितना अपने क्लाइंट्स को कितनी देर तक सेटिस्फाई रखता है। अच्छा, आजकल बहुत से लोग जो हैं वो काफ़ी सारी बातें करते हैं कि यार ये जो कंपनी अगर हमसे अच्छा बिहेव कर रही है तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो अपनी मंजन बेच रहे हैं बेसिकली। तो ये ट्रस्ट आप कैसे दिलाएंगे किसी को? अच्छा देखिए, इसको दो चीज़ों में मैं डिवाइड कर सकती हूँ कि कुछ लोग, आपने जो ये बात की ना, तो कभी कभी, मैं हमेशा की हर किसी की बात नहीं कर रही, बट सम टाइम इट हैपन कि लोग जो सेल्स होती है वो अपनी सेल करने के लिए कुछ भी बोल रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सर्विसेज, तो कस्टमर सर्विसेज ज़्यादातर आपकी आफ्टर सेल होती है। मतलब कि आपने परचेज कर ली, फिर उस चीज़ को खरीदने के बाद आपको उसके फीडबैक्स देने हैं, आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ आपको खराबी आ रही है, हम उसको डील कैसे कर रहे हैं, हम आपके मसले को कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, हर चीज़ हो गई, ये कस्टमर सर्विसेज में आता है। तो लोग देखें ज़्यादातर, हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ फेक कमिटमेंट्स कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त तक करेंगे जब तक वो चीज़ आपको बेच ना दें। लेकिन जब वो चीज़ बिक गई एक बार, तो कस्टमर सर्विसेज फिर आ जाती है कि आपको वो चीज़ तो हमने बेच दी, वो आपके पास है ही ऑलरेडी, तो हम आपको उस चीज को लेकर, उस प्रोडक्ट को लेकर आपको कितना सेटिस्फाई रख सकते हैं। अच्छा, डीएक्स ग्रुप जो है वो कस्टमर सर्विसेज को कितनी अहमियत देता है? हाँ, ये भी आपने बहुत एक अहम सवाल किया। मैं अगर ये बात कहूँ तो आई थिंक आई विल नॉट बी रॉन्ग कि हमारी जो जितनी जल्दी हमने ग्रोथ किया है विद इन 2 years, आप डीएक्स का अगर नाम देखें तो पहले डीएक्स का 2 साल से पहले कोई नाम निशान नहीं था, काफ़ी जल्दी ये नाम आया और बहुत जल्दी इसने बहरिया के अंदर एक नाम बनाया और ये लोगों के अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हुए। हमारे माशाल्लाह से हम विला भी कंस्ट्रक्शन की तरफ हम चले गए, हमारे अपने दूसरे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो उसकी जो एक मेन वजह है, और मैं इसको बिल्कुल ओन करके ये जुमला कह रही हूँ कि हमारी जो एक बहुत मेन वजह है वो हमारी कस्टमर सर्विसेज और कस्टमर डीलिंग है। क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं उनसे लेकर हमारे अगर कोई थोड़े नीचे लेवल के भी हमारा कोई ऑफिसर है कोई, वो ये सब बात जानते हैं क्योंकि आपको पता है ना कि जो सीईओ होते हैं एक्चुअली वो कल्चर डेवलप करते हैं। तो उन्होंने ही वो कल्चर डेवलप किया कि उन्होंने अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को वो पहले दिन से बहुत ज़्यादा ऑनर करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। आया वो डील मैच्योर होती है या नहीं होती, ही डजंट कंसर्न अबाउट दैट कि ये चीज़ होती है। मतलब उनकी ये इतनी अच्छी और खूबसूरत बात है कि वो इस चीज़ की केयर भी नहीं करते। मतलब ये कि अपने बिहेवियर से जो है वो अपने बिहेवियर से, एग्जैक्टली अपने बिहेवियर से, अपनी ऑनेस्टी से। देखिए लोग जो है ना वो जज कर लेते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, मुश्किलात कभी आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है कि आप जो कह रहे हैं वो उसके अंदर कुछ कमी बेशी हो जाए, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर कोई सच्चाई से और बिल्कुल दिल की ऑनेस्टी के साथ अपनी सर्विसेज देता है तो वो ज़रूर आगे ग्रो करता है। तो हम इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि एक तो हमारे सीईओ,
उनका ये एक विजन है कि कस्टमर सर्विस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल उनको ऑनर करना चाहिए, उनको रिस्पेक्टफुली लेके चलना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे पूरे आप समझें कि हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में है, हमारी कंपनी के कल्चर में है ये चीज़। अच्छा ये बताएं कि एज अ डेवलपमेंट मैनेजर आप तो सारी डील्स करती रहती हैं, तो मतलब क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं इसमें? हाँ, आप अगर इफ़ यू आर रिलेटेड टू द कस्टमर सर्विसेज या हम जब कोऑर्डिनेशन उनसे कर रहे होते हैं तो जी, जैसे कि अभी हालात चल रहे हैं, आपको पता है कि एक थोड़ा सा प्रोपेगेंडा हुआ है आजकल। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो यू नो दैट कि वो एनओसी वाला मामला कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, तो उससे लेकर काफ़ी लोगों के अंदर एक हलचल मची हुई है, एक प्रॉब्लम, एक दिमागी तौर पर साइकोलॉजिकल लोग डिस्टर्ब हुए हैं। आया कि वो सूरत हाल वैसी नहीं है, क्योंकि अभी हम उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, तो मैं इतना डिटेल नहीं जाऊँगी उस तरफ, लेकिन उसके लिए हमारे सर ने एक वीडियो बनाई है, लोग चाहें तो वो देख सकते हैं वो वीडियो के वो एक्चुअली मामला है क्या एनओसी का। लेकिन वो एक गलत प्रोपेगेंडा है, वो एक गलत तसव्वुर है जो लोगों को दिया जा रहा है, तो उससे लेके हमें कभी कभी इस तरह की क्वायरीज अब आने लगी हैं। या इससे पहले भी फहद आपको पता होगा कि बहरिया को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं। हाँ पहले बहुत रही हैं, वो जब गेट पे आग भी लगी है वो एक कंट्रोवर्सी है, और अलग दूसरी टेक्निकल दूसरी चीज़ें भी, कभी डॉक्यूमेंटेशन को लेके, कभी ज़मीन को लेके, कभी उनको लेके, यहाँ पर कंट्रोवर्सीज रही हैं। तो कभी कभी हमारा क्लाइंट उसको लेके परेशान हो जाता है, तो उसको फिर हमें डील करना, उसको उस स्टेटस से निकाल के बाहर लेके आना, ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। चैलेंज, हाँ सुनने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, डील तो भाई आप लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक अच्छा कस्टमर सर्विस देने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? अगैन बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं आप और बड़े सॉलिड सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल आपने जो किया ये लोगों को ज़रूर ये भी बताएगा कि कस्टमर सर्विसेज के लिए ऐसी ही कोई बंदा नहीं बैठ सकता। अगर आपको एक अच्छा कस्टमर सर्विसेज देने वाला बनना है तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सॉफ्ट स्किल्स की बात करूँ, हमारे देखने वाले अगर जानते हो, आप जानते हो कि कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो कि इंसानों के अंदर होना ज़रूरी होता है, खासकर जब हम इंटरपर्सनल या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले तो चीज़ आ जाती है जी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो। और दूसरी चीज़ आती है आपका कॉन्फिडेंट होना। आप किसी चीज़ को लेकर अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप अपने कस्टमर को डील ही नहीं कर सकते, आपके लहजे में वो पुख्तगी नहीं आती, आपके लहजे में वो कॉन्फिडेंस तभी आता है अगर आप राइट हो। बिल्कुल, यही चीज़ में सेकंड आने वाली थी कि अगर आप उस बात को लेके ऑनेस्ट हो ना, तभी आपके बात में जो है वजन आता है और कॉन्फिडेंस आता है। तो इट मीन्स दैट कि आपको सच्ची बात करनी है, आपको ऑनेस्ट बात करनी है, ये स्किल्स होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा वो एक आम वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, टोपी, और कुछ इस तरह का टोपी नहीं करानी। एक वर्ड जो है माजरत के साथ ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें एक अच्छे जो कस्टमर सर्विसेज देने वाला होता है वो अपने आप को इन चीज़ों से बचाता है, वो रियल स्टेटमेंट देता है, हाँ ऐसे पॉजिटिव करके देता है कि वो लोगों को इतना प्रॉब्लम ही ना करे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स है और ये सारी स्किल्स हैं, ये कॉन्फिडेंस आपकी बिल्डिंग है, ये इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपकी ये स्किल्स मौजूद हो आपके अंदर। अच्छा, ये तो कस्टमर सर्विसेज के हवाले से बात हो गई, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे आया, क्योंकि इसकी पढ़ाई मुझे नहीं पता कि कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, तो किस तरह से आपने चीजें सीखी और आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ? इसमें भी आपने दो सवाल किए। एक तो आपने कि यहाँ पर आपको नहीं पता कि यहाँ पर इस तरह की कोई एजुकेशन नहीं दी जाती तो खास कर, तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसा ही है, बट बिलीव मी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फील्ड है उन लोगों के लिए, जो मुझे भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ उन लोगों के लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है, जो कि जिनको ह्यूमन बिहेवियर पढ़ने का, जज करने का और उनको डील करने का शौक हो। तो मेरे अंदर आप ये समझें कि ये चीज़ शुरू से थी, इनबॉर्न है मतलब। हाँ, मेरे अंदर इनबॉर्न भी आप कह सकते हैं, बचपन से कहते हैं कि मुझे मुख्तलिफ लोगों के जहन को पढ़ने का, उनके बिहेवियर्स रीड करने का, सुपर पावर लग रही है। रीड करने। अच्छा हाँ, मैंने इसके स्किल्स में एक चीज़ को मैंने मिस कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। कि देखिए हमारे पास अब आजकल बहुत ज़्यादा लोग एंगर में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो सॉरी टू से ऐसे लोग अगर आ जाए कस्टमर सर्विसेज में तो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आपका मेंटली तौर पे बिल्कुल रिलैक्स रहना और इमोशनली आपका इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा, मतलब हर किसी का चैलेंज आएगा उसको आपने फेस करना है, बहुत काम रहेगा, बिकॉज क्योंकि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ साइकी के लोगों से बात करनी है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल से आपको बैठ के मिलना है, बात करनी है, और हो सकता है आपके मिजाज के लोग ना हो सकता है कि बहुत एग्रेसिव लोग भी हो, जितना स्ट्रेस और प्रॉब्लम हमारे पास आजकल तो बहुत ज्यादा है। हाँ, एंड यू नो दैट कि वो किसी भी किस्म का हो सकता है। तो आपके अंदर वो काउंसलिंग पावर होनी चाहिए और एक काउंसलिंग स्किल भी होनी चाहिए कि आपके अंदर वो पावर और काउंसलिंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को
उसके साथ बल्कि और ज़्यादा एग्रेसिव होने के बजाय आप उसको कूल डाउन कर लो, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और ये चीज़ें आप बाय बॉर्न थी, कुछ चीज़ें शौक से सीखी, कुछ चीज़ें मेरा योगा की तरफ बहुत इंटरेस्ट है, मेडिटेशन ये वो, तो ये अच्छी सब सारी चीजें मिला के एक चीज पैकेज बनता है। एक पैकेज बन गया है, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। आपके अंदर तो चले एक इनबॉर्न सुपर पावर आ गई है, अब ये लोगों को कैसे दें कि यार आप लोग भी ये चीजें सीखें? हाँ बिल्कुल, अगर आप अब यहाँ पर अब हम यूथ से रिलेटेड अगर कुछ बात कर लें कि ये हमने बात कर ली कि ये किस तरह की फील्ड है, यहाँ पर कितना आपको इंजॉय कर सकते हो, आपके अंदर अगर ये सारी क्वालिटीज़ हों तो यही कि आप सबसे पहले अपने बिहेवियर पे काम करोगे, आप सबसे पहले अपने अंदर की सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करोगे। अगर आपके अंदर है आपका कॉन्फिडेंस फेंकेंगे, आपको लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, तो बिल्कुल अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप काम करें। सबसे पहले आपके उर्दू आप बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन आपके अल्फाज, आपका अंदाज अट्रैक्टिव होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ठीक हो, एक वजनदार आपकी बात ट्रस्टेबल हो, ट्रस्टेबल हो कि लोगों को सुनने का दिल चाहे आपको, चाहे आप वो कॉल पे बात कर रहे हो या सामने हो, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, आप अपने EQ पे काम करें, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। अच्छा, EQ आपने बोला, EQ जरा थोड़ा सा बताएं, डिफाइन करें क्या है? हाँ, अगर हमारी आगे सीरीज चलती है, दोबारा से आप मुझे इनवाइट करते हैं तो ज़रूर हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत हेल्प कर सकता है हमारी न्यू जनरेशन को कॉर्पोरेट लेवल में भी अपने आप को कैसे ग्रो करना है। EQ अभी के लिए इतना है कि इमोशनल कोशेंट है कि कोई इमोशनली कितना स्ट्रांग है। हम लोग जिम चले जाते हैं, आपको नजर आ रहा होता है कोई जिमिंग कर रहा है, मसल्स बना रहा है, बॉडी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आपको नजर आता है कि जी ये बंदा तो बड़ा फिजिकली एक्टिव है और ये सब कुछ है। इमोशनल बैलेंस का उस वक्त पता चलता है जब कोई चीज़ आपके मिजाज के खिलाफ हो, जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, जब कोई आपके साथ गलत बयानी करे या कुछ भी करे इस तरह का, आप उस वक्त अपने आप को इमोशनली कितना स्ट्रांग रखते हो और उसको किस तरीके से बैक बाउंस करते हो। खैर, ये वहाँ पता आपकी चलता बात है। सुन के मुझे लग रहा है कि टॉपिक तो अच्छा खासा बड़ा है कि फिजिकली एक चीज और मेंटली दोनों बड़ी मुश्किल चीज है, और मुझे मेंटली वैसे ज्यादा मुश्किल चीज लग रही है खुद को। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, तो इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, मुश्किल दौर चल रहा है, सर्वाइवल टाइम चल रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली फिजिकली आप कैसे भी हो, कोई फर्क किसी को पड़ भी नहीं रहा है, तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। और ये जो दूसरी बात आपने की कि फिजिकली तो लोग फिर भी थोड़ा सा अपने आप को पुश करके जिम जाके डाइट पे कंट्रोल करके अपने आप को हेल्दी रख लेते हैं, लेकिन इमोशनली और मेंटली अपने आप को स्टेबल रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि आपको दुनिया की हर फील्ड में जो है ना आपको ग्रो कर रहा होता है, अच्छा कर रहा होता है। जी, बहुत शुक्रिया महाविश, आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करी। उम्मीद है कि लोगों को बिल्कुल ये बातें समझ आएंगी और पसंद आएंगी। तो मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। हमारे पास और भी इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई टॉपिक्स हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारा शो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरे भाई अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए स्टे ट्यून विद अस।